Good morning, everyone. In today's class, we will study modulus of rigidity and other elastic effects. Already we know there are three types of elastic modulus or modulus of elasticity. They are Young's modulus, Bulk's modulus, and shear modulus or modulus of rigidity. So first we will study about modulus of rigidity. तो आगे जाने से पहले ये बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस पाने के लिए। सो फर्स्ट वी विल स्टडी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और shear modulus. It has another name also, and the name is the modulus of shape. मतलब यंग मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस में जो चेंज होता था दैट इज़ द चेंज ऑफ वॉल्यूम और लेंथ, मीन्स साइज का चेंज, और यहाँ पे जो चेंज होता है दैट इज़ द चेंज ऑफ शेप का चेंज होता है। मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे एक बुक रखा जाए और यहाँ पे एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया जाए तो बुक के शेप में एक चेंज आएगा। तो इसी चेंज को हम जब मेजरमेंट करेंगे सो दैट इज़ कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो अगर हम देखें इसका डेफिनेशन, फर्स्ट पॉइंट, विदिन द इलास्टिक लिमिट, जो हर मॉड्यूलस में होता है, विदिन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। टेंजेंशियल स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, तो इसी पिक्चर में वह अब हम धीरे धीरे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर लिया, ठीक है, तो हुई चीज़ है क्यूब, और उसी स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पे हमने एक टेंजेंशियल फोर्स एफ अप्लाई किया। यहाँ पे देख सकते हो टेंजेंशियल फोर्स एफ अप्लाई किया। इस सरफेस का नाम है फिक्स्ड सरफेस। यहाँ पे लिखा है दिस सरफेस इज कॉल्ड फिक्स्ड सरफेस। तो जब भी हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, ये सरफेस फिक्स्ड है, फिर भी इसी तरफ एक फोर्स फील होगा। तो ये जो दो फोर्स है इसी के अंडर में इसका शेप चेंज हो जाएगा, और ये सरफेस फिक्स्ड है इसीलिए ये अपने जगह से नहीं हिल सकता। तो ठीक है, तो अभी हम देखते हैं व्हाट इज़ द टेंजेंशियल स्ट्रेस, कि अगर ये एरिया ए है और इसके ऊपर फोर्स एफ है तो उतना ही इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स भी डेवलप होगा, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा एफ बाई ए। थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं एफ बाई ए। दिस इज़ द टेंजेंशियल स्ट्रेस। नाउ वी हैव टू मेजर द शियर स्ट्रेन। अब हमें शियर स्ट्रेन मेजरमेंट करना होगा। ओके, तो शियर स्ट्रेन हम मेजरमेंट कर रहे हैं। तो शियर स्ट्रेन मेजरमेंट करने के लिए जहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है उसी जगह में कुछ नाम हम दे देते हैं। इस पॉइंट का नाम दे दिया बी, इसी पॉइंट का नाम दे दिया ए, और इस पॉइंट का नाम दे दिया ए डैश्ड। और ये जो एंगल क्रिएट हुआ है ड्यू टू द फोर्स थीटा, दैट इज़ आवर शियर स्ट्रेन, यही थीटा का चेंज। और हम जानते हैं कि थीटा का जो वैल्यू जब बहुत कम होता है, इट इज़ वेरी स्मॉल, देन थीटा इज सेम एज टेन थीटा के साथ बराबर होते हैं। अगर इस ट्रायंगल को हम देखेंगे, ट्रायंगल ए डैश बी, मैं दूसरे कलर दे के दिखाना चाहूँगा। ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ए डैश बी। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है, ए डैश, और बेस कौन सा है, ए बी। सो परपेंडिकुलर बाई बेस ए डैश बाई ए बी। अगर ये लेंथ का चेंज डेल्टा एल हुआ है, मतलब यहाँ पे दिया है कि ए डैश इक्वल्स टू डेल्टा एल। सो और ए बी का हाइट दिया है, देखो ए बी इक्वल्स टू, अगर इसका नाम दे दे सी डी, सो ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू एल। तो इसका मतलब होगा डेल्टा एल बाई एल, दैट इज शियर स्ट्रेन। नाउ द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज गिवन बाय, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होगा, एफ बाई ए स्ट्रेस और डेल्टा एल बाई एल स्ट्रेन। सो टेन ईटा, इसे बोलते हैं ईटा, ठीक है, इसे बोलते हैं ईटा।
इस सिंबल को। सो ईटा इक्वल्स टू टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, तो इट इज़ एफ बाई ए डिवाइडेड बाई थीटा, और एफ बाई ए थीटा, फिर थीटा का वैल्यू बैठा दिया, थीटा डिनोमिनेटर में है इसीलिए उल्टा हो गया एल बाई डेल्टा एल। सो दिस इज आवर मॉड्यूलस ऑफ rigidity, f by a l by delta l. Like other modulus of rigidity, it has unit न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। अगर इसका डायमेंशन हम देखेंगे तो इसका डायमेंशन मस्ट बी इक्विवेलेंट टू f by a। तो f का डायमेंशन क्या है हम जानते हैं एम एल टी माइनस टू, और a का डायमेंशन है l, ऑफ कोर्स एक थर्ड ब्रैकेट हम देंगे एल स्क्वायर। ए का डायमेंशन लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब एल स्क्वायर। ये दोनों में अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, थोड़ा इधर देखते हैं, मिलेगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस। सारे तरह का मॉड्यूलस का यही है डायमेंशन। ओके, एक क्वेश्चन है, बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन, कि शियर मॉड्यूलस ऑफ ए मटेरियल, कोई भी एक पर्टिकुलर मटेरियल, उसका शियर मॉड्यूलस ऑलवेज कंसिडरेबली स्मॉलर देन द यंग मॉड्यूलस फॉर इट, व्हाट डज इट सिग्निफाई। कोई एक तुम वायर ले लो या फिर उसी मटेरियल से बना एक किताब ले लो, तो इन दोनों में बोल रहा है कि उसी मटेरियल का यंग मॉड्यूलस का वैल्यू है ज़्यादा, शियर मॉड्यूलस का वैल्यू है कम। इससे हमें क्या पता चलता है, तो इससे हमें यही पता चलता है, देखो थोड़ा मैथमेटिकली अगर हम सोचेंगे इस मैटर को, कि हम जानते हैं कि यंग मॉड्यूलस का मतलब एफ बाई ए इंटू एल बाई डेल्टा एल, ये जहाँ पे ये है लेंथ इलोंगेशन। और शियर मॉड्यूलस के बारे में सोचे, ईटा इक्वल्स टू सेम एफ बाई ए एल बाई डेल्टा एल, जहाँ पे ये शियर स्ट्रेन। तब देखो दोनों में अगर हम दोनों केस में सेम फोर्स अप्लाई किया, तो एक्सटर्नल सेम फोर्स अप्लाई किया तो उसका स्ट्रेस दोनों के लिए बराबर होगा, दोनों का स्ट्रेस सेम होगा, तो इसका मतलब दोनों का स्ट्रेन अलग अलग हो रहा है, ठीक है ना। तो दोनों का स्ट्रेन अलग अलग हो रहा है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि कोई भी मॉड्यूलस हो, हाँ, तो चाहे ईटा हो, ये वो तो है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो अगर दोनों का, ये y का भी बोल सकते हैं, तो अगर दोनों का स्ट्रेस सेम है तो इसका मतलब दोनों का स्ट्रेन अलग अलग है कि नहीं, दोनों का स्ट्रेन अलग अलग है। तो यंग मॉड्यूलस का वैल्यू अगर ज़्यादा है तो मतलब उसका स्ट्रेन कम है, और ईटा का वैल्यू कम है तो मतलब उसका स्ट्रेन ज़्यादा है। तो अभी अगर देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में जो लिखा है कि इट इज़ दिस शोज दैट इट इज़ ईजियर टू स्लाइड लेयर्स ऑफ एटम। स्लाइड लेयर्स ऑफ एटम का मतलब है टेंजेंशियल फोर्स देके, मतलब मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी में जो टेंजेंशियल मॉड्यूलस में जो टेंजेंशियल फोर्स है वो क्या करता है ना, एटम लेयर्स को स्लाइड कराता है। सो इट इज़ ईजियर टू स्लाइड द लेयर्स ऑफ एटम ऑफ सॉलिड्स ओवर वन अनदर देन टू पुल देम अपार्ट और स्क्वीज देम। पुल मतलब खींचना, खींचना का मतलब है उसे लंबा करना, और स्क्वीज मतलब कंप्रेस करना। तो इसका मतलब ये स्क्वीज और मतलब स्क्वीज और पुल, ये इट इज़ दिस टू टर्म्स आर रिलेटेड विथ यंग्स मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस के साथ रिलेटेड है। तो इसीलिए ये बोल रहा है कि यंग मॉड्यूलस का वैल्यू ज़्यादा, इसका मतलब उसका स्ट्रेन कम, स्ट्रेन कम मतलब उससे जो पुल या स्क्वीज करना दैट इज़ मच मोर डिफिकल्ट। Okay, now we see that in general the shear modulus is less than Young's modulus, ये तो हमने बताया है। और for most of the material, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल के लिए जेनरली यंग मॉड्यूलस का वैल्यू 3 टाइम्स होता है shear मॉड्यूलस, और हम उल्टा बोल सकते हैं कि ईटा इज इक्वल्स टू y बाई 3, मतलब ईटा इज 1/3 ऑफ y। ओके, नेक्स्ट सम अदर इलास्टिक इफेक्ट्स। अब हम कुछ दूसरे इलास्टिक इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला आता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का क्या मतलब, देखो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का मतलब क्या होता है, कुछ बॉडी ऐसा होता है जिसके ऊपर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, अप्लाई करने के और फिर उसे जब रिमूव किया तो तुरंत अपने पोजीशन में वापस आ जाते हैं, अपने ओरिजिनल स्टेट में, और कुछ को बहुत टाइम लगता है अपने ओरिजिनल
शेप में वापस आने के लिए। तो यही बोल रहा है कि द डिले इन रिगेनिंग द ओरिजिनल स्टेट बाय ए बॉडी ऑन द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट, ये डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद ज़्यादा टाइम लेता है। तो ये कहाँ यूज़ होता है ना, इन गैल्वेनोमीटर सस्पेंशन मेड अप फ्रॉम क्वार्ट्ज और फॉस्फोर ब्रोंज एलॉय आर यूज्ड बिकॉज देयर इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट इज स्मॉल। कुछ मटेरियल्स होता है जिसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बहुत ही स्मॉल होता है, जो यहाँ पे होता है जनरली गैल्वेनोमीटर्स में होता है, ठीक है। ऑन द कंट्रारी एक ग्लास फाइबर, ग्लास का बना हुआ जो फाइबर है उसे बहुत टाइम लेता है ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए। ओके, दिस इज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। नेक्स्ट इज इलास्टिक फैटिग। इलास्टिक फैटिग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है टॉर्सन पेंडुलम। ये जो दिख रहा है टॉर्सन पेंडुलम का चित्र। इस पेंडुलम को क्या कहते हैं, पहले इस साइड घुमाया जाता है फिर छोड़ दिया जाता है। तो ये इसका जो वायर है, इसका वायर पहले एक बार इधर जाता है फिर एक बार इधर जाता है, ट्विस्टिंग होता रहता है, ठीक है। सो ट्विस्टिंग होते 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 और मतलब क्या, एक बार इधर जा रहा है तो एक साइड में स्ट्रेन पड़ रहा है, तो एक बार इधर जा रहा है तो दूसरे डायरेक्शन में स्ट्रेन हो रहा है। सो देयर आर अल्टरनेटिंग स्ट्रेन, और ये बहुत टाइम चलने के बाद धीरे धीरे इसका वाइब्रेशन कम हो जाता है। तो अगर हम इसे फिर से वाइब्रेशन में लाएंगे इसके तुरंत बाद, तो ये इसका जो वाइब्रेशन जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो कहते हैं कि ये वायर टायर्ड हो गया वाइब्रेशन ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेन करते करते, वही दिया है, इसे कहते हैं इलास्टिक फैटिग। फैटिग मतलब टायर्डनेस। सो इलास्टिक फैटिग इज डिफाइंड एज लॉस इन स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल कॉज्ड ड्यू टू द रिपीटेड ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेन टू व्हिच द मटेरियल इज सब्जेक्टेड। रिपीटेड करने से ऐसा होता है। तो ये हार्डवेयर कैन बी ब्रोकन, ये तुमने देखा है कि एक हार्डवेयर को हम ब्रोकन करने के लिए बेंड करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, ऑल्टरनेटिवली ट्विस्ट करते हैं, एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर, ऐसे करके हम उसे बेंड करते हैं। तो क्योंकि ये अपना स्ट्रेंथ खो देता है ड्यू टू इलास्टिक फैटिग। फॉर द सेम रीज़न द रेलवे ब्रिज, जो रेलवे ब्रिज रहता है उसे भी अनसेफ डिक्लेयर किया जाता है आफ्टर ए रीजनेबली गुड पीरियड ऑफ टाइम टू अवॉइड द रिस्क ऑफ ए मिसहैप। तो इसलिए उस ब्रिज को बोला जाता है कि इस ब्रिज में मत जाइए या फिर मत चढ़िए, क्योंकि ये ब्रिज अभी बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम के बाद उसका जो मटेरियल है उसमें इलास्टिक फैटिग आ जाता है और हो सकता है कि वो ब्रेक हो सके। ओके, नेक्स्ट इज इलास्टिक हिस्टेरिसिस। इलास्टिक हिस्टेरिसिस का मतलब है लॉस। तो क्या हो रहा है इलास्टिक हिस्टेरिसिस में, देखो बोल रहे हैं फॉर ए रबर सैंपल फॉर इंक्रीजिंग लोड द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज ओ ए बी। तो अगर हम ले, ये ओ है, इस पॉइंट का नाम ए दे दे, ठीक है, सॉरी इसका नाम ए नहीं, ये है ए और ये है बी, और इसका नाम सी दे दे। तो बोल रहा है कि ओ ए बी, जब हम लोड इंक्रीज कर रहे हैं तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है ये, और जब लोड डिक्रीज कर रहे हैं तब है बी सी ओ, मतलब इसका ग्राफ है ये। तो मतलब जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते में वापस नहीं आ रहे, दोनों पॉइंट सेम है, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम है, पर वापस नहीं आ रहे। तो जिसका क्या मतलब निकले, तो थोड़ा हम देखते हैं इसका क्या मतलब निकले। देखो, अगर हम ग्राफ को थोड़ा रीड्राइंग करें तो ऐसे है कि पहला ऐसे ओ ए बी बोल रहा है कि ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एस एन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, इस कर्व के अंडर में जो एरिया आते हैं, इस कर्व के अंडर में जो एरिया आते हैं, ये एरिया, दिस इज एक्चुअली, ये एरिया क्या बोल रहा है, दिस एरिया इज नथिंग बट डिपिक्टिंग द वर्क डन। ये एरिया वर्क डन के तरफ इशारा कर रहे हैं, वर्क डन फॉर यूनिट वॉल्यूम, है कि नहीं। दिस इज एक्चुअली इंडिकेटिंग द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। पर ये जो BCO से लौटा, BCO, तो इस BCO का जो अगर एरिया हम देखेंगे, ये जो BCO का जो एरिया है ये सेम नहीं है। तो इसका मतलब पहले हम जितना वर्क डन किए थे उतना हमें वापस एनर्जी
नहीं मिल रहा है। तो ये जगह अगर हम ड्राइंग करें तो ये जो एनर्जी है ये गायब हो गया, ये इस हिस्से का एनर्जी, या फिर कह सकते हैं ये जो एरिया वाला हिस्सा है इसका एनर्जी गायब हो गया। तो इसका एनर्जी गायब हो गया का मतलब क्या है, दिस एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट। तो यही हम बोलेंगे कि द फैक्ट दैट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉट रिट्रेस्ड दैट इज नोन एज इलास्टिक हिस्टेरिसिस। तो इसका कुछ फ़ायदा भी यूज़ किया जाता है। कार टायर्स आर मेड विथ सिंथेटिक रबर विच हैज़ वेरी स्मॉल एरिया हिस्टेरिसिस लूप, जिसका ये जो एरिया है ये कम वाला है। तो कम वाला है मतलब कम लॉस, एनर्जी लॉस होता है, जिसलिए हीट कम होता है। और दूसरी तरफ ये पैडिंग ऑफ वल्कनाइज्ड रबर, एक खास तरीके से बनाया गया रबर, तो उसका हैविंग लार्ज एरिया हिस्टेरिसिस लूप एंड यूज्ड एज शॉक एब्जॉर्बर, मतलब जहाँ पे जर्किंग होता है उसी जगह में इस रबर को यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस जगह में अगर रबर में स्ट्रेस ज़्यादा क्रिएट हो, स्ट्रेन ज़्यादा हो उसका, तो उसका हिस्टेरिसिस का एरिया बहुत ज़्यादा है, और हिस्टेरिसिस का एरिया बहुत ज़्यादा है मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो जर्किंग के लिए हो रहा था वो भाया दिस रबर क्या होता है कि इस रबर के थ्रू आउट हो जाता है। तो इसीलिए एरिया हिस्टेरिसिस एरिया ज़्यादा भी फ़ायदे हैं, कम भी फ़ायदे हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टू गेट more videos.